हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेक्चर 3 की सीडीपी का टॉपिक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। आज का टॉपिक है आपका आनुवंशिकता एवं वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो इसको शॉर्टकट में समझेंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, एग्जाम जल्दी आने वाला है। तो अभी शॉर्ट करेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अगर इससे पहले के लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। काफी दिनों से बीच में वीडियो आई नहीं है क्योंकि मेरे चोट लग गई थी, आपको पता ही है, इस वजह से। तो अब रेगुलर आएंगी, हो सकता है एक दिन में कई वीडियोस आएंगी, तो आप देखते रहें। तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं सीटेट 2022 सीडीपी लेक्चर या सीटेट सीडीपी लेक्चर्स 2022। तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो चैनल पर जाके आप देख सकते हैं इससे पहले के लेक्चर, ठीक है। आने वाले भी उसमें ऐड होते रहेंगे। तो बात करें आज के टॉपिक की, आनुवंशिकता एवं वातावरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर किया जा सके, क्योंकि इससे 1 या 2 प्रश्न आपके 100% सीटेट में आएंगे ही आएंगे और हर साल आते हैं। तो इसको बेसिक रूप से समझ लेते हैं, कठिन नहीं है, उलझना नहीं है और बहुत डीपली उसमें घुसना नहीं है। सिर्फ जितना सीटेट में पूछा जाता है बच्चे को लेके, बच्चे के विकास को लेके और बच्चे की चीजों को, योग्यताओं को लेके जो प्रश्न आते हैं उस सरफेस पे बात करेंगे, ठीक है। पहले तो समझते हैं कि आनुवंशिकता है क्या। सिंपल भाषा में समझते हैं, शॉर्टकट में। आनुवंशिकता का सीधा मतलब ये होता है कि एक बच्चे के अंदर, एक मानव के बच्चे के, मानव की बात कर रहे हैं, वैसे आनुवंशिकता तो सभी प्राणियों में होती है लेकिन यहाँ पे हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं। तो एक बच्चे में माता पिता से या उसके पूर्वजों से जो भी गुण, जो भी विशेषताएं बच्चे के अंदर आती हैं उसको आनुवंशिकता कहते हैं। क्या समझे? जैसे कि मैं बात करूं कि मेरे बोलने की क्षमता अच्छी है, तो मुझे पता है कि मेरे जो पापा हैं उनके बोलने की क्षमता भी अच्छी है, इसी वजह से मेरी क्षमता जो है अच्छी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आनुवंशिक गुण है मेरे अंदर कि मेरे पापा की बोलने की क्षमता अच्छी है, तो मेरे अंदर भी वो क्वालिटी आई है। इसको क्या कहेंगे? ये आनुवंशिकता है, ये आनुवंशिकता है। और जो ये गुण है वो आनुवंशिक गुण है, ठीक है। तो जो भी चीजें आपको आपके पेरेंट्स से, आपके चाचा, आपके फूफा, सॉरी फूफा नहीं, फूफी, मतलब जिसको बुआ कहते हैं, क्योंकि बुआ एक ही ब्लड में है। जो आपके फूफा हुए वो अलग हो गए, वो ब्लड रिलेशन में नहीं है। तो आपकी बुआ हो गई, आपके चाचा हो गए, आपका दादा, आपकी दादी, आपके नाना, आपके मामा भी, ठीक है। क्योंकि जितने भी ब्लड में है, मतलब आपके मामा और आपकी माँ जो है वो एक ही ब्लड के हैं, तो उनके गुण भी आते हैं, ठीक है। नाना के गुण भी आ सकते हैं लेकिन मामी के नहीं आएंगे, मतलब मामा की जो बीवी है उनके नहीं आएंगे, क्योंकि उनका ब्लड और उनका जो मतलब कहेंगे वो अलग हो गया उनका, ठीक है। तो जो भी गुण हमें अपने पूर्वजों से मिल रहे हैं उसको हम कह रहे हैं आनुवंशिकता। अब वो गुण क्या क्या है और किस तरह से मिलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे साइंस के रूप में भी समझते हैं, हल्का सा 2 मिनट में। देखिए, आपने सभी ने गुणसूत्र का नाम सुना होगा। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। इससे भी पहले एक चीज की बात करें हम, सेल, यानी कि जो हमारी बॉडी में जो कोशिका होती है, सेल बोलते हैं ना उसको, यानी कि हमारे शरीर का सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है? सेल होता है। तो हमारी जो सेल बनती है वो किससे बनती है? वो इन्हीं से बनती है। मतलब जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम है, वो माता और पिता दोनों से मिलके 23 जोड़े होते हैं। कितने? 23 जोड़े होते हैं। और टोटल कितने हुए? 46 हुए। तो इसमें क्या है, 23 तो आते हैं मदर से और 23 ही आते हैं आपके फादर से। तो दोनों से मिलके ये 46 आपके कितने होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। और प्रत्येक गुणसूत्र में क्या बनता है? प्रत्येक गुणसूत्र में होते हैं आपके जीन, ठीक है। प्रत्येक गुणसूत्र में आते हैं आपके जीन्स, जिसको हम बोलते हैं। नाम आप सबने इन चीजों के सुन रखे होंगे। तो ये जो जीन्स होते हैं, लगभग एक गुणसूत्र में 3000 गुण जीन्स होते हैं। कितने? 3000। तो ये जो जीन्स होते हैं, देखो शुरुआत यहीं से हुई है। देखो सिंपल भाषा में और इसको क्लेरिफाई करते हैं, क्योंकि आप सब बड़े लोग हैं, बच्चे तो है नहीं, तो आपसे तो खुल के बात की जा सकती हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जो क्रोमोसोम्स हैं, जो गुणसूत्र है, वो कहां से आते हैं? तो जो जब एक पुरुष और एक स्त्री का संभोग होता है तो उनके जो अंडाणु और शुक्राणु होते हैं, यानी कि माता के क्या होंगे? अंडाणु, और पिता के क्या होंगे? शुक्राणु होंगे। तो उन शुक्राणुओं से मिलके क्या बनता है? एक सेल बनती है, और उसी को हम क्या कह सकते हैं? गुणसूत्र कह सकते हैं। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमारे 23 जोड़े जो हैं वो पापा से आ रहे हैं और 23 ही किससे आ रहे हैं? मम्मी से आ रहे हैं। और दोनों से मिलके कितने बने? हमारे 46 टोटल बने। अब इन्हीं गुणसूत्र के अंदर क्या है? जीन्स है, प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर, और इन जीन्स के ऊपर ही वो
सारी विशेषताएं होती हैं जो आपके बच्चे के अंदर जा रही हैं। क्लियर? वो सारी विशेषताएं, हालांकि सीटेट में इतना साइंटिफिकली पूछता नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो ये जो जीन्स होते हैं यही वो संरचना है, इसी के ऊपर आपकी सारी विशेषताएं, आपके बालों का रंग कैसा होगा, आपके बोलने का तरीका क्या होगा, आप कितने मोटे होंगे, कितने पतले होंगे, आपका कलर कैसा होगा, आपकी आईज का कलर कैसा होगा, आपके बालों का कलर कैसा होगा, बाल आपके सीधे होंगे या घुंघराले होंगे, सारी की सारी विशेषताएं इन्हीं जीन्स पे होती हैं। यानी कि ये सारी विशेषताएं आपको आनुवंशिकता से मिल रही हैं, आपके पूर्वजों से मिल रही है। अब इसको हटा देते हैं, अब आते हैं नॉर्मल। ये तो हो गया साइंटिफिक इसका रीजन, ठीक है। अब बात करते हैं कि आनुवंशिकता से क्या क्या चीजें प्रभावित होती हैं, उन चीजों पे बात करते हैं। तो A to Z जितनी भी आपकी संरचना है फिजिकल रूप से, आपकी बॉडी जो है वो सारी की सारी आपकी आनुवंशिकता की ही देन है। ये सारी की सारी आनुवंशिकता की ही देन है। जैसे कि आपकी बुद्धि बात करें, पहले तो अगर शारीरिक संरचना में लिख देता हूं, आपकी शारीरिक संरचना या शरीर कह दो सिंपल सी भाषा में, ठीक है। आपका जो शरीर है, ठीक है, आपकी बुद्धि, आपकी सोच, आपका बोलना, आपकी भाषा, ये सारी चीजें क्या हैं, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। जो आपका शरीर है उस पर बात करते हैं। आपके बाल, अगर आपके मम्मी या पापा के बाल जो हैं वो ब्लैक हैं तो बच्चे के बाल भी ब्लैक ही होंगे, इसकी 100% गारंटी है। और अगर उन दोनों में से एक के बाल ब्लैक हैं और एक के ब्राउन हैं तो हो सकता है बच्चे के बाल जो है वो ब्राउन भी हो सकते हैं और ब्लैक भी, यानी कि दोनों में से किसी का गुण भी उनमें बच्चे में आ सकता है। 50% वहां पर चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर माता पिता के बाल घुंघराले हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका के लोग ज्यादातर बाल घुंघराले होते हैं, और भी वेस्ट इंडीज, आई थिंक कुछ जगहों के मुझे ज्यादा खास पता नहीं है जगहों का, तो उनके बाल घुंघराले हैं तो उनके बच्चों के बाल भी घुंघराले ही होते हैं, कभी सीधे नहीं होते। अब जैसे मैं बात करूं साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया या चाइना की बात करें तो वहां पे स्ट्रेट बाल होते हैं ज्यादातर लोगों के, तो उनके जितने भी बच्चे होंगे ना उनके बाल स्ट्रेट ही होते हैं। और इंडिया में थोड़ा कॉमन है कि मिक्सअप्स है, घुंघराले भी होते हैं, सीधे भी होते हैं, ब्राउन भी होते हैं, ब्लैक भी होते हैं, यहाँ पे तो वेराइटीज हैं। तो अगर पेरेंट्स के बाल घुंघराले हैं तो बच्चे के भी बाल घुंघराले ही होंगे। अगर पेरेंट्स की आइज का कलर ब्राउन है तो बच्चे की आइज का कलर भी ब्राउन ही होगा। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि बिल्कुल हमशक्ल बच्चे हो जाते हैं, मतलब ऐसा ही लगता है कि ये बिल्कुल बचपन में इसके पापा इसके जैसे ही थे। ऐसा हमने अक्सर देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो आपकी प्रत्येक चीज, जो भी चीज है, आपकी हाइट कितनी होगी, आपका यहाँ तक के वजन, हालांकि बाद में जो चीजें हम करते हैं कि हम डाइट में चेंजिंग करते हैं, अपने खाने पीने में हम जिम जाते हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उससे हम अपने शरीर को थोड़ा बदल लेते हैं। लेकिन अगर हम नेचुरल की बात करें तो नेचुरली आपकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो भी आपके पेरेंट्स से मिलता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिनके पेरेंट्स के पेट निकले हुए होते हैं, यानी कि मोटे हैं, तो उनके बच्चे भी मोटे ही होते हैं। वो जैसे ही थोड़े से ग्रो होके आएंगे, हो सकता है बोर्न बेबी का तो आपको दिखेगा नहीं कैसा है, लेकिन जैसे ही थोड़े बड़े होके आएंगे तो उनकी तोंद निकल जाएगी, पेट मोटा हो जाएगा। ऐसा कैसे देखा जा सकता है? इस चीज को इस तरह से देखा जा सकता है कि आप जिम गए तो आपने अपना वेट कम कर लिया, आपने डाइट चेंज की, आपने एक्सरसाइज की, तो आपका पेट कम हो गया, सब चीजें। लेकिन जैसे आप छोड़ेंगे ना उस चीज को, तो 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने या 1 साल के बाद फिर से आपका पेट बाहर आ जाता है और आप कहते हैं कि मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, मैंने कुछ गंदा नहीं खाया, मैंने बाहर की चीजें नहीं खाई हैं, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मैंने एक्सरसाइज छोड़ी और मैं फिर से उसी शेप में आ गया? क्योंकि ये आपकी जेनेटिक्स है, यानी कि आपकी हेरिडिटी है, आनुवंशिकता है। क्योंकि आनुवंशिकता से बच के कोई भी बंदा बाहर नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता कि आप अपनी आनुवंशिकता को छोड़ के बाहर चले जाएं। वहां पे वातावरण कार्य करता है जहां पे आप अपनी चीजों को सुधारते हैं। वो चीजें जो आपकी जिम है, एक्सरसाइज है, आपका खान पान है, वो सारा का सारा वातावरण में आता है, जिससे आनुवंशिकता को आप उसमें सुधार कर सकते हैं। और सुधार की बजाय उसमें खामियां भी आ जाती हैं, कई बार खराब भी हो जाती है चीजें। वातावरण अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो सारी चीजें, यहां तक कि हमारी उंगलियों का स्ट्रक्चर, हमारे नाखून, एवरीथिंग, सब कुछ आनुवंशिकता पर डिपेंड करता है। सब कुछ, आपकी बुद्धि लब्धि कितनी है, आपका माइंड कितनी तेज है। ऐसा होता है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि यार इसके माँ बाप तो पढ़े लिखे नहीं है, गांव में रहते हैं, खेती करते हैं वगैरह वगैरह, इनका बच्चा इतना बड़ा मतलब काबिल कैसे बन गया, इतना इंटेलिजेंट कैसे हो गया? अरे वो आनुवंशिकता है, उनके माँ बाप बुद्धू नहीं है, वो भले ही खेती कर रहे हैं, भले ही वो गरीब हैं, लेकिन उनकी जो बुद्धि लब्धि है ना वो हाई लेवल है।
ऐसा नहीं हो सकता कि उसके माँ बाप की या उसके पेरेंट्स में या उसके पूर्वजों की बुद्धि लब्धि बिल्कुल खत्म है और वो अचानक से जो है जीनियस पैदा हो गया, ऐसा नहीं है। उनको वातावरण नहीं मिला, उनको पढ़ने लिखने की सुविधाएं नहीं मिली, तो वो बड़े आदमी नहीं बन सके या हाई एजुकेटेड नहीं बन सके, बस इतना ही तो है। लेकिन जो काम वो कर रहे होंगे ना, उस काम को बारीकी से जाके देखो, उसमें परफेक्शन आपको दिखेगा, उसमें उनका माइंड आपको दिखेगा। अगर वो खेती भी कर रहे होंगे ना, तो खेती भी अलग ही लेवल की कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं वहीं से चीजें निकल के आती हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, बचपन से ही बहुत अच्छी है। अब तो मैंने छोड़ दिया ड्राइंग करना कई सालों से, क्योंकि काम में बिजी हो गए हैं तो वक्त नहीं मिलता उतना। लेकिन जब मैं कॉलेज में था, मैंने आपको कभी पोस्ट किया है यूट्यूब पे, पोस्ट में देखना, इतनी जबरदस्त मेरी ड्राइंग थी। मैंने कभी ऐसा क्लास नहीं ली ड्राइंग की, मैंने कभी ऐसा नहीं कि मैंने कोई कोर्स किया हो ड्राइंग का, कुछ नहीं। मैं सामने बंदे को बैठा के उसकी ड्राइंग पेपर पे ऐसे बना सकता हूँ आधे घंटे के अंदर। तो अभी मुझे प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन वो चीज़ आई कहाँ से, जब मैं पढ़ा हुआ ना, तब मुझे पता चला कि मेरे पापा और मम्मी दोनों की ड्राइंग बहुत ज़बरदस्त है थी। मतलब क्योंकि मैंने उनकी ड्राइंग देखी, पुराने ज़माने की, बहुत ख़राब सी हो गई थी, वो गंदी हो गई थी क्योंकि इतने सालों बाद, लेकिन मैंने देखा उसको, वो थोड़ी सी फट गई थी सब चीज़ें, लेकिन मैंने देखा उस चीज़ को। तो मेरे पेरेंट्स की ड्राइंग भी बहुत अच्छी थी। ये जेनेटिक्स से आया और हेरिडिटी से ये चीज़ हमारे अंदर आई है, गुण आते हैं। और मेरी जो है क्लास टीचर बोला करती थी कि मेरी जो है लैंग्वेज स्किल बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं मेरे पापा की लैंग्वेज स्किल बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मैंने, अब हम बड़े हुए तो हमें वो चीज़ें समझ आ रही हैं, तो हम देख रहे हैं वो चीज़ें हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें वहीं से आती हैं। बुद्धि, आपकी सोच कैसी है, आपकी सामाजिक सोच कैसी है, वो भी आनुवंशिकता पर डिपेंड करता है। आप किस चीज़ को गलत मान रहे हो और किस चीज़ को आप सही मान रहे हो, वो भी आनुवंशिकता पर डिपेंड करेगा। अब उसमें फैक्टर आता है वातावरण। तो जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वहां पे आपका वातावरण आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं वातावरण की, और साथ में दोनों को मिल लेके चलेंगे, क्योंकि प्रश्न जो बनते हैं वो दोनों से ही बनता है। अब वातावरण क्या है? वातावरण जो है वो आपके चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो वातावरण है। यहां तक कि आपके घर आपका वातावरण है, आपकी नल में जो पानी आ रहा है ना, वो भी आपका वातावरण है। आपके जो हवा है चारों तरफ की, आपके चारों तरफ कितने पेड़ हैं, आप कैसी हवा ले रहे हैं, वो भी वातावरण है। आपका पड़ोसी कौन है, वो भी आपका वातावरण है। एवरीथिंग जो आपके सराउंडिंग में चीजें हैं, यानी कि आपके घर का फर्नीचर कैसा है, वो भी आपका वातावरण है। आपके किचन में खाना क्या बन रहा है, वो भी आपका वातावरण है। वातावरण के अंदर एवरीथिंग आती है, जो आपके चारों तरफ की चीजें हैं वो सारी, आपका कल्चर, आपकी भाषा, आपका पहनावा, कपड़े, आपके पास कितने सुविधाएं हैं, कितनी चीजें हैं, आपकी स्कूलिंग कैसी है, वो सारी चीजें वातावरण के अंदर आती है। तो अब हम बात करें दोनों को मिला के, तो दोनों को मिला के देखते हैं। होता यह है कि एक बच्चे की जो है जेनेटिक्स से, एक मिनट में बार बार जेनेटिक वर्ड यूज कर रहा हूं, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हेरिडिटी और जेनेटिक में क्या कंफ्यूजन है। मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स जिसको बोलते हैं आनुवंशिकी। अब हेरिडिटी में और जेनेटिक्स में अंतर क्या है? यानी कि यहां पे लिखा है आनुवंशिकता और यहां पे लिखा है आनुवंशिकी, उसमें ताहलास में इसमें ये है। फर्क ये है कि जो प्रक्रिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, माता पिता से, पूर्वजों से जो गुण हमारे अंदर आ रहे हैं, वो जो प्रक्रिया है उसको कह रहे हैं आनुवंशिकता। और उस प्रक्रिया का अध्ययन करना, स्टडी करना, वो होता है आनुवंशिकी। यानी कि आनुवंशिकी को हम एज अ सब्जेक्ट मान सकते हैं। ये जो है एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम अध्ययन करते हैं किसका? इसका, हेरिडिटी का, कि माता पिता से गुण क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे काम करते हैं, वगैरह वगैरह। जो प्रक्रिया है वो हेरिडिटी है, और उसका अध्ययन करना, उसको पढ़ना, उसकी स्टडी करना, उस पर रिसर्च करना, वो आपका जेनेटिक्स है। ठीक है, तो कभी भी ये नहीं कहते हम कि हमारे जो माता से जो गुण मिले हैं वो जेनेटिक्स के कारण मिले हैं। जेनेटिक्स के कारण नहीं मिले हैं, हेरिडिटी के कारण मिले हैं। लेकिन उसका जो पता लगाया है, उसको जो रिसर्च की है, उस रिसर्च करने को, उसका अध्ययन करने को हम क्या कह रहे हैं? जेनेटिक्स कह रहे हैं। क्लियर है? हाँ, इतना ही था। तो बात कर रहे थे वातावरण की। तो हमें जो अपने माता पिता से गुण मिले, एक बच्चे को, जो भी बच्चा है उसको मिला कि उसके माता पिता बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, गवर्नमेंट टीचर है या कोई इंजीनियर है, तो उनका बच्चा जो है वो, उसको स्कूलिंग अच्छी नहीं मिली, या उसको ऐसा वातावरण मिला कि माता पिता तो चलो अपने काम में बिजी हैं और बच्चे पे ध्यान दे नहीं रहे हैं। बच्चे को कहीं भी ऐसे स्कूल में डाल दिया जहां पे अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, जहां पे बच्चे का इमोशनली उसको जो है स्वस्थ नहीं रखा जाता है, या उसकी बात को माना नहीं जाता है, कुछ भी हो सकती है वजह।
तो बच्चा बड़े होके सक्सेसफुल नहीं बनेगा, है ना। तो बच्चा जो है हो सकता है गलत काम भी करने लग जाए, क्योंकि जब बच्चों को बार बार जो है गलत एनवायरनमेंट मिल रहा है तो उसको गुस्सा भी आ सकता है, अंदर से वो उस इमोशनली डिस्टर्ब हो सकता है, तो किसी को पीट सकता है, अपने ही सहपाठी को मार सकता है, किसी को गाली दे सकता है, कैसा भी बन सकता है। तो जब बच्चा वो बड़ा होता है तो फिर हम ये कहते हैं कि ये अपने माँ बाप पे क्यों नहीं गया। वजह है वातावरण, आपने उसको अच्छा वातावरण नहीं दिया, यहाँ पे फैक्टर करता है वातावरण। तो अब हम कहेंगे कि एक व्यक्तित्व विकास जो है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पूरा बच्चे का जो विकास हुआ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो दोनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है, आनुवंशिकता पे भी और वातावरण पे भी। अगर एक भी चीज गड़बड़ हुई तो विकास अच्छा नहीं होगा। वातावरण से फर्क ये पड़ेगा कि जैसे कि हम बात करें हम कौन से राज्य में रह रहे हैं, किस एरिया में रह रहे हैं। अगर हम बात करें कोई बच्चा हिमाचल प्रदेश में रह रहा है और एक बच्चा है जो चेन्नई में रह रहा है, तो उनके रंग रूप में फर्क आएगा, फिजिकल दिखने में फर्क आएगा। जो हिमाचल में रह रहा है बच्चा, वहां पे सर्दियां हैं, बहुत गर्मी नहीं होती, तो हो सकता है उसका कलर जो है वो फेयर होगा, है ना। तो और जो चेन्नई में रह रहा है वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है, वहां का वातावरण खुला है, तो वहां के बच्चे का जो कलर है वो डार्क हो सकता है, होता है, ऐसा रियल में है। वो अलग बात है, वातावरण हम बदल दें। अब अगर एक बच्चा चेन्नई में पैदा हुआ है और उसको हम यहाँ पे ला के रख दें किसी ऐसी जगह पे, ठंडी जगहों पे, तो हो सकता है उसका कलर में फर्क आ जाए। और ऐसा होता भी है, जैसे कि कोई गांव से हम या किसी भी शहर से, एक शहर से दूसरे शहर में जब जाते हैं, हम ट्रांसफर होते हैं, अपने आप को ले जाते हैं कहीं भी, वातावरण चेंज होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि या तो हम बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ का पानी, वहाँ की हवा हमें सूट नहीं करती, हमें हजम नहीं होती, तो या तो हम कमजोर हो जाएंगे, या फिर ऐसा होता है कि वहाँ की इतनी अच्छी सूट होती है कि हम बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं, हमारे रंग रूप में भी फर्क आ जाता है। कई बार ऐसा होता है दूसरी जगह पे जाते हैं, हमारे बाल झड़ जाते हैं, या ऐसा होता है कि हमारे बाल पहले से ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, तो ऐसा अक्सर होता है। तो ये वातावरण में जो फर्क है, ये वातावरण इस पे असर डाल रहा है। तो ये तो होगी बड़े वातावरण की, जलवायु की बात। लेकिन वातावरण जो है वो छोटे छोटे चीजों में काम करता है, जैसे कि एक ही पड़ोस में दो घर हैं, एक ही बिल्डिंग में दो फ्लैट हैं, दोनों फ्लैट का वातावरण अलग हो सकता है। एक पेरेंट्स वो हैं जो बच्चे को हर तरह से केयर कर रहे हैं, हर चीज उसको समझा रहे हैं एक दोस्त की तरह, की उसको कहाँ पे अच्छे काम करने हैं, कहाँ पे बुरे काम नहीं करने हैं, और उसको कितना पढ़ना है, कितना खेलना है। ऐसा भी नहीं कि आपने बच्चों को 12 घंटे सिर्फ पढ़ने 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 पे लगा रखा है, टॉर्चर हो जाएगा बच्चा, दिमाग खराब हो जाएगा बच्चे का, तो ऐसा भी नहीं है। तो और एक पेरेंट्स ऐसे हैं जो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं बच्चे पे, या गलत चीजें कर रहे हैं उनके सामने, खुद ही मोबाइल चला रहे हैं पूरे दिन, तो बच्चा क्या सीखेगा, बच्चा भी वही सीखेगा। तो वहां पे वातावरण चेंज हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है ना, वो दोनों की अंतःक्रिया से बनता है। और जो आपका प्रश्न बनेगा वो सिंपल से यही प्रश्न बनते हैं कि जो बच्चे का व्यक्तित्व विकास है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। ऑप्शन आएंगे केवल आनुवंशिकता की, केवल वातावरण की, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की, इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन कौन सा लगाओगे आप, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि ऑप्शन हमेशा वही सही होगा जहां पे दोनों ऑप्शन एक साथ होंगे। इसमें भी एक क्या कहेंगे, कुछ भी कह लो, लेकिन मैं बता दूं एक पॉइंट है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ वातावरण पे डिपेंड करती है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आनुवंशिकता पे डिपेंड करती है। अगर हम संपूर्ण विकास की बात करेंगे तो संपूर्ण विकास तो आपका दोनों से ही मिलकर बनेगा, ठीक है। बच्चे की परफॉर्मेंस स्कूल में कैसी है वो भी दोनों पे डिपेंड करेगा, आनुवंशिकता पे भी और वातावरण पे भी, दोनों पे डिपेंड करेगा। मोस्टली चीजें दोनों साथ में ही होगी। तो उसके अलावा क्या होगा, आपकी जो शारीरिक संरचना होती है उस पर ज्यादा रोल आनुवंशिकता का होता है। ऐसा नहीं होता कि इसका है ही नहीं वातावरण का। अगर वो सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछे कि बच्चे की शारीरिक संरचना पर किसका प्रभाव पड़ता है, इतना पूछा, तो आप आंसर लगाएंगे आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, दोनों का प्रभाव पड़ता है। कैसे, क्योंकि जीन्स में तो उसको अच्छी चीजें मिली हैं, मतलब उसके माँ बाप जो है दोनों हेल्दी हैं, अच्छे दिखते हैं, बढ़िया हैं, तो बच्चे का ठीक है, आनुवंशिक गुण तो बहुत अच्छे हैं उसके, बच्चे को भी हेल्दी होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए। प्रॉब्लम ये आई कि बच्चे को खान पान अच्छा नहीं मिल पाया, ये वातावरण में आ गया। यानी कि बच्चे को डाइट अच्छी नहीं मिल रही है, बच्चे की देखभाल नहीं हो रही है, जब बच्चा छोटा है उसको जो है बीमारी हो गई है, कोई कुछ भी हो सकता है, बच्चे को चोट लगी, उसको केयर नहीं हो रही है, तो वहां पे क्या है, वो हेल्दी कैसे रहेगा, जब उसका डेवलपमेंट अच्छा कैसे होगा, उसका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा। तो ये वातावरण आ गया। तो क्या कहेंगे कि शारीरिक संरचना में भी, ये शारीरिक विकास में भी दोनों का ही प्रभाव है। अगर प्रश्न ये बने कि मुख्य रूप से किसका प्रभाव है, तब आप आनुवंशिकता को सही ठहराएंगे, क्योंकि मेन जो ज्यादा जो प्रभाव है वो आनुवंशिकता का है।
ठीक है। अगर वो नॉर्मली पूछेगा कि मतलब शारीरिक रूप से शारीरिक संरचना पे प्रभाव किसका है, तो दोनों का है, बिल्कुल हर चीज पे, बुद्धि पे भी, सब पे, हर किसी पे, उसकी भाषा पे भी। भाषा भी दोनों से ही आती है, मतलब आनुवंशिकता से भी आती है और वातावरण से भी आती है। हालांकि हम स्टडी करते हैं तो हम कहते ये हैं कि भाषा जो है वो सीखी जाती है पैदा होने के बाद, पहले तो नहीं सीख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा माँ के गर्भ में भी सुनता है। और वो भी जो है एक तरह से हेरिडिटी में भी वो चीजें आती हैं कि बच्चा कैसे बोलेगा। जैसे कि कई बार ये स्टडी की गई है, साइकोलॉजिस्ट ने की है, कि जिन बच्चों के माँ बाप जो है गूंगे होते हैं, यानी कि बोल नहीं पाते हैं, उनके बच्चे भी बोल नहीं पाते हैं। और ये भी देखा गया है कि जो दृष्टि बाधित होते हैं, जो देख नहीं पाते माता पिता, उनके जो बच्चे होते हैं वो भी देख नहीं पाते हैं। और ऐसा मेरे गांव में भी एक एग्जाम्पल है, तो उनके माता पिता देख नहीं पाते थे, तो उनके जो बच्चे हुए वो भी नहीं देख पाते, हालांकि वो काम सारे करते हैं, प्रैक्टिस है उनको, सब चीजें हैं। तो ऐसा अक्सर देखा जाता है। जो मेंटल इलनेस की, मेंटल रिटार्डेशन की अगर बात करें, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, यानी कि बौद्धिक अक्षमता की, तो जिन बच्चों के पेरेंट्स जो है वो बौद्धिक अक्षम हैं, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हैं, तो उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी कहीं ना कहीं बौद्धिक अक्षमता वाले होते हैं। तो आनुवंशिकता बहुत बड़ा फैक्टर है। और एक लाइन याद रखना कि आनुवंशिकता जो है वो एक स्थिर सामाजिक संरचना है। क्या है? स्थिर संरचना है। यहाँ पे इसमें ये बुक में लिखा हुआ है, ये वर्ड मुझे याद आ गया, मैंने आपको बता दिया। और ये प्रश्न भी आया था 2012 के सीटेट में, स्थिर सामाजिक संरचना कौन सी है? तो आनुवंशिकता जो है वो एक स्थिर सामाजिक संरचना है, क्योंकि इसको बदला नहीं जा सकता। यहाँ पे भी बड़ा फैक्टर है कि इसको बदला नहीं जा सकता। आनुवंशिकता को आप नहीं बदल सकते, कोई उपाय नहीं होता, डॉक्टर भी नहीं बदल सकता। जो माँ बाप के गुण हैं वही बच्चे में आएंगे और वो आने ही आने हैं 100%। वातावरण को आप बदल सकते हैं, वातावरण में कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर में टीवी नहीं है, टीवी लेके आ जाओ, ठीक है। आपके घर में ठंड ज्यादा होती है, हीटर चला लो। अगर आपको आपके आसपास अच्छा स्कूल नहीं है, आप दूसरे बड़े शहर में जाके शिफ्ट हो जाओ, वहां पे अच्छा स्कूल मिलेगा, बच्चे की पढ़ाई अच्छी होगी, बदल दिया वातावरण। आपको ज्यादा ठंड लगती है हिमाचल में, आप जाके राजस्थान में रह लो, आपको गर्मी लग जाएगी। तो वातावरण को बदला जा सकता है। आपके पहनने का तरीका, आपको कपड़े ये वाले अच्छे नहीं लग रहे, आप दूसरे कपड़े पहन लो, तो वातावरण को तो हम बदल सकते हैं। हालांकि वातावरण जहां हम रह रहे हैं वहां का वातावरण कैसा है वो डिपेंड करेगा, लेकिन अगर हम बदलना चाहें तो वातावरण को बदला जा सकता है, ठीक है। लेकिन आनुवंशिकता को बदला नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब संपूर्ण अगर इसको इकट्ठा करके एक जगह लाएं तो ये है कि दोनों से ही, वातावरण और आनुवंशिकता दोनों से ही मिलकर बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होता है। अगर दोनों में से एक चीज भी खराब हो जाए तो बच्चे का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी क्लासेस भी होती रहेंगी, इससे ज्यादा मैं इस पर बोलना नहीं चाहता क्योंकि लंबी हो जाएगी बहुत वीडियो, और समझ में आपको यहाँ तक आ गया होगा जितना सीटेट में पूछा जाता है। बाकी जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिए हैं वो इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स ले लो, 8532855503, क्योंकि इस वक्त नोट्स की बहुत आवश्यकता है आपको, क्योंकि टाइम कम बचा है। अगर आप किताबों में उलझेंगे तो 1 महीना क्या 10 महीने में भी किताबों का सोल्यूशन नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको इन नोट्स में 32 किताबों का निचोड़ आपको एक जगह मिलेगा, और इतने इजी लैंग्वेज में है, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, तो बहुत इजी वे में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, सारी चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से नोट्स बनाए गए हैं, और उसको आप बहुत कम समय में आसानी से पढ़ सकते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं लिए, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, एनसीईआरटी वगैरह सब चीजें हैं उसमें कवर हैं, तो आप नोट्स जरूर ले लें जिन लोगों ने नहीं लिए हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन लोगों ने नहीं किया है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।